हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका द एजुकेशन फीवर में। टुडे आई एम लिटिल बिट फैसिनेटेड अबाउट दिस टॉपिक, सो लेट्स बिगिन दिस साइंस। और इसमें बढ़ेंगे मोशन। सो मोशन क्या होता है? गति। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति से अब चारों ओर की वस्तुओं के प्रति अपेक्षा बदलती रहती है तो वस्तु की इस स्थिति को गति कहते हैं। अर्थात जैसे नदी में चलती हुई नाव, वायु में उड़ता हुआ वायुयान। क्या कह रहा है? जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है। ये लड़का क्या करता है? अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। यहाँ पर होने के बाद वो यहाँ पर आ जाता है, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। इस जगह से वो इस जगह आ जाता है। तो ये क्या कर रहा है? अपनी जगह में परिवर्तन कर रहा है, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम गति बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही, लेकिन ये गति जो होती है ना, किसी के सापेक्ष होती है। यहाँ पर मान लिया कुछ था, उसके सापेक्ष में इसने गति की। कोई रेफरेंस पॉइंट होगा ना, उसी के सापेक्ष में तो गति करेगा। तो उस सापेक्ष तो इसीलिए बोलते हैं, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती है तो उस वस्तु को स्थिति में गति कहते हैं। अब बहुत सारी तो हमको गति पता चल जाती हैं, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस में हमको गति पता ही नहीं चलती। जैसे पेंडुलम। पेंडुलम में क्या होता है कि हम उसकी गति को जो नहीं जान पाते हैं। रिस्ट वॉच जो हम घड़ी पहनते हैं, उस घड़ी में जो है सुइयाँ चलती रहती है, लेकिन उसकी स्थिति तो नहीं बदलती हैं, वो तो वहीं से जुड़ी रहती हैं, लेकिन फिर भी वो गति तो होती है। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। देखिए, जैसे ये कोई पिंड है, इसके जो है रेस्पेक्ट में कोई दूसरा पिंड जो है, मान लेते हैं जैसे अपने सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का जो सन है, उसके सापेक्ष में जो हमारी अर्थ है वो क्या कर रही है? वो राउंड कर रही है। तो ये जो है सन के रेस्पेक्ट में जो है ये चल रही है। तो इसी प्रकार से जो एक पिंड है वो किसी दूसरे पिंड के सापेक्ष क्या करता है? गति करता है, अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। जैसे सामान्य शब्दों में गति का अर्थ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। अर्थात वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही क्या है? गति है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे कोई कार है, वो कार जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रही, तो वो क्या हुई? वो गति हुई। इसी प्रकार जैसे ये स्प्रिंग है, अब इस स्प्रिंग को ध्यान से देखिए, ये स्प्रिंग ऊपर से बंधी हुई है, बट ये जो है इस दिशा में गति करती है, क्योंकि इसमें जो है ये भार बंधा हुआ है। भार की वजह से ये नीचे जाएगी और उसके बाद में फिर ये प्रतिक्रिया बल लगेगा तो ये ऊपर जाएगी। तो इसमें भी एक गति हो रही है। इसी प्रकार से हम वृत्तीय गति देख सकते हैं, और सारे उदाहरण देख सकते हैं। तो देखते हैं उदाहरण। जैसे ये देखिए, ये जो है बीच में क्या है? बीच में एक पिंड है, उसके सापेक्ष ये गति हो रही है। जैसे ये जो है पृथ्वी है, ये जो अपने अक्ष के परितः गति कर रही है। तो इस गति को क्या बोलते हैं? इस गति को घूर्णन गति बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे ये हम इस स्प्रिंग को क्या करते हैं? इस स्प्रिंग को जो है इसमें हाथ लगाते हैं और इसको जो है नीचे करते हैं, तो ये जो है इस प्रकार से ये कंपन करने लगती है, ठीक है। लेकिन ये जो है अपनी स्थिति में तो स्थिर होती है। जैसे ये जो लट्टू है, ये क्या करता है? ये अपनी अक्ष पर ही घूर्णन करता है, लेकिन ये एक प्रकार की गति होती है। ऐसे ही ये देखिए, इसमें जो बॉल्स हैं ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, कुछ बॉल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये भी तो एक प्रकार की गति है। जैसे ये स्प्रिंग देखिए, ये स्प्रिंग भी तो अपनी जगह पर गति कर रही है, लेकिन इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इस तरीके से देखिए, ये जो पिंड है, किसी पिंड के परितः जो चक्कर लगा रहा है, और इसको क्या बोलते हैं? इस पिंड को वृत्तीगत बोलते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार। तो जैसा कि हमने देखा, ये सारे क्या कर रहे थे? ये गति कर रहे थे। अब गति के प्रकार भी होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? जैसे सरल रेखीय गति हो गई, घूर्णन गति हो गई, ठीक है, लीनियर मोशन, रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। तो उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सरल रेखीय गति क्या होती है? जब कोई वस्तु किसी या पिंड जो है सरल रेखा में गति करते हैं। जैसे कोई सड़क पर जो है सीधी रेखा में गति करता हुआ जा रहा है एक समान चाल से, तो उसको क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति बोलते हैं। जैसे कार की गति, स्कूटर की गति, ट्रेन जाती हुई, तो ये क्या है? ये सरल रेखीय गति है, एक ही रेखा में गति करती हैं, ठीक है। फिर आती है घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है? जब कोई पिंड या वस्तु जो है अपने अक्ष के परितः, जैसे उसका एक जो अक्ष होता है, जैसे इसका अक्ष क्या है? ये है, इस पृथ्वी का अक्ष ये है, इसके परितः जब को अपनी स्थिति में परिवर्तन किए बिना उसी अक्ष के परितः घूमते हैं, जैसे इसके परितः ही घूमते हैं, तो इसको क्या कहलाते हैं? घूर्णन गति कहलाते हैं। उदाहरण, जैसे एक नाचते हुए लट्टू की गति या
पृथ्वी की घूर्णन गति। लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति में कंफ्यूज मत होइएगा, पृथ्वी दोनों प्रकार की गति करती है, एक रेवोल्यूशन भी करती है और रोटेशन भी करती है, अर्थात परिक्रमण भी करती है और परिभ्रमण भी करती है। तो उसका जो परिक्रमण होता है वो तो इस प्रकार से होता है, जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो ये इस प्रकार से इसके चारों ओर परितागत करती है। लेकिन परिभ्रमण गति जो होती है वो क्या होती है, इसी पर अपने अक्ष पर ये घूमते हुए गति करती है, और इसी वजह से जो है क्या होता है, हमको जो है क्या दिखाई पड़ते हैं, दिन और रात में अंतर दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद में वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होती है, जब कोई पिंड या वस्तु किसी वृत्त गति के परितः जो है गति करता है। जैसे ये मान लिया है पिंड और इसके परितः जो कोई गति कर रहा है। ठीक है, मान लेते कोई बच्चा है, ठीक है, एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। एक बच्चा है, वो क्या है, एक खड़ा है, उसने एक तागे में जो है क्या कर रखा है, एक बांध रखा है, कोई पत्थर बांध रखा है, उसको चारों तरफ घुमा रहा है, तो उसके द्वारा की गई गति कैसी होगी, तो वो भी एक वृत्तीय गति होगी। जैसे एक वॉच है, वॉच के अंदर जो सुइयाँ गति कर रही वो कैसी गति कर रही, वो भी वृत्तीय गति कर रही हैं। ठीक है, इस प्रकार से जैसे मान लेते एक खूंटा है, उस खूंटे से कोई जानवर बंधा है और वो उतनी ही एरिया की घास खा रहा है और वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो उसकी गति क्या बोलते हैं। बैल के कूल्हों की गति कैसे होगी, तो वो एक प्रकार की वृत्तीय गति होती। और ये सारे एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, विज्ञान एवं जीवन में उसके अनुप्रयोग। ठीक है, एप्लीकेशन इन लाइफ, साइंस एंड एप्लीकेशन ऑफ इन लाइफ, यही टॉपिक है। तो इसलिए एप्लीकेशन इन लाइफ ज़रूर याद रखिएगा, जो भी हमारे जीवन में उसका यूज़ हो रहा है उसको भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये वृत्तीय गति, जैसे देखिए ये जो है किसी पिंड के परितागत कर रहा है, ये बालक जो है उसको चारों तरफ घुमा रहा है। ऐसे कंपन गति, जब कोई वस्तु या पिंड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है बल्कि उसके कणों में गति महसूस होती है, तब इसकी स्थिति में तो परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन इसकी कणों में जो है एक गति महसूस हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, कंपन गति या वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो इसे याद देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दूरी की। दूरी क्या होती है, दूरी अर्थात डिस्टेंस, किसी दिए गए एक समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे मान लिया कोई एक बच्चा यहाँ पर था और वो कुछ समय बाद इस स्थिति में पहुँच जाता है, तो इस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट के बीच जो भी लंबाई है इसी को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। अर्थात एक यहाँ से जाने में कुछ समय लगा होगा, तो मान लेते समय टी लगा, तो टी समय चलने में ए और बीच के जितनी ये लंबाई है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे दूरी। अच्छा, दूरी के क्या है, ये एक अदिश राशि है और ये सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, इसको नापते किसमें, इसको मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर आदि में नाप सकते हैं। फिर हम बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है, देखिए विस्थापन जो है एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी की विस्थापन कहते हैं। ये भी डिस्टेंस का ही एक रूप है, लेकिन इसके डिस्टेंस के साथ में एक चीज़ और की आवश्यकता होती है, वो क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन बताना आवश्यक है। यह क्या है, एक सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या है, इसका ही मात्रक मीटर है, और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि कैसे धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। मान लेते हैं कोई एक बालक था, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, फिर वो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक गया, पॉइंट सी पर जाने के बाद वो इस पॉइंट डी तक गया। तो ये जो लंबाई है इसकी, मान लेते हैं पहले 4 मीटर गया, फिर 3 मीटर गया, फिर 2 मीटर गया, तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, इसने जो डिस्टेंस कवर की वो की 4329 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट पूछें तो ये जो है, एक मिनट, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, ये जो है ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। इसको निकालने के लिए इसको हम ऐड कर देंगे और यहाँ से जो है इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट जो है निगेटिव कैसे हो सकता है, जैसे मान ले ये पोजीशन है और यहाँ से कोई यहाँ जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, उसके बाद यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, और यहाँ जाने के बाद में इस व्यक्ति से जो दूरी है वो कितनी हो गई, ये जो आएगी वो निगेटिव में आएगी। ठीक है, अर्थात हम उससे क्या बोलें, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जीरो कब होगा, जैसे मान लेते कोई एक वृत्त पर एक गति कर रहा है, इस पॉइंट से चला और इस पॉइंट से होता हुआ वापस जो इसी पॉइंट पर आ गया, तो इसके द्वारा जो चली गई दूरी कितनी हो गई, चली गई दूरी तो हो गई 2 पाई r, इसका जो है इसकी परिधि,
लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, वो कितना हो गया, वो हो गया 0, क्योंकि जिस स्थिति में चला गया और उसी स्थिति में वापस आ गया, इसलिए इसका विस्थापन 0 हो गया। तो अगर हम विस्थापन और दूरी के बीच अंतर समझें तो दूरी क्या होती है, देखिए दूरी जो है कभी शून्य नहीं हो सकती है, जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है। दूरी जो है एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। ये जो है टोटल चली गई दूरी होती है, और ये क्या होती है, उसके प्रारंभिक स्थान से और अंतिम स्थान के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल वैल्यू, ये क्या कहलाती है, उसका विस्थापन कहलाता है। जैसे अब प्रश्न है, राहुल अपने घर से क्या करता है, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। ठीक है, राहुल घर से अपने घर से किधर जाता है, ये पूर्व है, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। ठीक है, मैं मान लिया। उसके बाद वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ठीक, उसके द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन बताओ। ठीक है, अब हमको अगर दूरी पता करनी है, दूरी कैसे निकलेगी, दूरी निकालने के लिए तो हम 5 to 3 8 किलोमीटर उसकी दूरी हो गई। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें तो हम इसको मिला देंगे और पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, तो इसकी जो है क्या जाएगी, √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अर्थात √25 प्लस 9 34 √34 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ऐसे मुकेश अपने घर से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, ठीक है, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर, और पुनः 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। ठीक, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना। देखिए जो दूरी होगी 343 हो जाएगी 10 किलोमीटर, जबकि विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन होने के लिए हम सबसे पहले इसे मिलाएंगे, और इसको मिलाने के बाद में अब हम क्या करते हैं, हम इसको भी मिला लेते हैं। देखिए ये जो है ये और ये समान होगी, तो ये 3 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी। तो इसको हम निकालने का पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ये 6 है, ये 4 है, तो 36 प्लस 16 √52, इसको हम अगर निकालेंगे 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये उसकी क्या हो जाएगी, ये उसकी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं गति के प्रकार। गति देखिए 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है गति समान गति और एक होती है असमान गति। समान गति क्या होती है, जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करता है तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं, उसकी गति को कहते हैं समान गति। जैसे इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लेते एक है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मान लेते कोई ये 0 पॉइंट है और ये टाइम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे, और ये मान लेते हैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। अब मान लेते हैं 1 घंटे में कोई जो है कितना जा रहा है, 1 घंटे में जा रहा है 10 किलोमीटर, 2 घंटे में जा रहा है 20 किलोमीटर, 3 घंटे में जा रहा है 30 किलोमीटर, 4 घंटे में जा रहा है 40 किलोमीटर। तो ये जो है, ये जो इसका ये लाइन सीधी आएगी, कुछ सीधी नहीं आ रही, इसको अगर हम सही से बनाएंगे तो ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो ये क्या है, इसका एक निश्चित समय अंतराल में 1 घंटे में 10 और निश्चित दूरी तय कर रही, तो ये क्या होती है, ये होती है समान गति। अगर यही जो है एक निश्चित समय अंतराल में अनिश्चित दूरी तय करे तो क्या कहलाएगी, असमान गति। ऐसे जब कोई पिंड या वस्तु निश्चित समय अंतराल में असमान दूरी तय करती तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। जैसे इसको भी देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, फिर उसी तरीके से 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर 10 20 30 और 40। अब हम क्या करते हैं, मान लेते 1 आवर में उसने 10 किलोमीटर तय की, लेकिन अगले 1 आवर में उसने 20 किलोमीटर तय की, अगले 10 आवर में उसने 10 किलोमीटर तय की। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से या इस तरीके से, या जो है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, ये समान ग्राफ इसका
नहीं बनेगा, ये ग्राफ इसका नहीं बनेगा और इसका ग्राफ जो है किसी प्रकार से बन सकता है। तो ये क्या कहलाएगी इसकी, ये कहलाएगी इसकी असमान गति। अच्छा, औसत चाल क्या होती है? औसत चाल के बारे में देखते हैं। एक निश्चित समय अंतराल में कुल चली गई दूरी तथा कुल लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटे कुल लगा समय। ठीक है, चाल देखते हैं क्या होती है। एक निश्चित समय अंतराल में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक अदिश राशि है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, इस पर कुछ प्रश्न देख लेते हैं। एक ट्रेन 3 घंटे में 120 किलोमीटर तय करती है, वही दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 180 किलोमीटर दूरी तय करती है। दोनों में से अधिक कौन सी ट्रेन चल रही है? तो तेज़ कौन ट्रेन चल रही है, इस निकालते हैं। तो हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, इससे हम निकाल लेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल हमारी क्या हो, स्पीड बराबर दूरी कितनी 120, टाइम कितना 3, तो 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, उसका निकाल लेते हैं। स्पीड बराबर 180/4, तो 45 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सी स्पीड में चल रही है? 180 किलोमीटर जो 4 घंटे में जा रही है वो अधिक स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको कर लेंगे। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन 30 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वही अगले 30 किलोमीटर की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? देखिए, 30 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 30 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 30 किलोमीटर की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यही सवाल है, इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। हम जानते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अर्थात कुल दूरी बटे टोटल टाइम अर्थात कुल समय। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और हम जानते हैं पहले जो है 30 किलोमीटर कितनी जाती है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे में, अगले 30 किलोमीटर 20 प्रति घंटे में। इसको काट देंगे, 0 0 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, यह आ जाएगा 60/4 हो जाएगा, या 6 हो जाएगा, 6 3 9 × 4। इसको डिवाइड कर लेंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं चाल के बारे में। चाल क्या है? चाल जो है एक अपूर्ण राशि है। वेग क्या है? वेग एक अपूर्ण राशि है। चाल एक अपूर्ण राशि है, चाल में दिशा का ज्ञान नहीं होता है, जबकि वेग पूर्ण राशि है और इससे हमें दिशा का ज्ञान भी होता है, अर्थात परिमाण एवं दिशा दोनों का हमें ज्ञान होता है। किससे? वेग से। ये चाल जैसी ही है, लेकिन चाल में हमें सिर्फ परिणाम पता चलता है और उसकी दिशा का पता नहीं चलता है, जबकि वेग में हमें उसकी दिशा का भी पता चलता है। एक निश्चित समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। एक निश्चित समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं और एक निश्चित समय अंतराल में तय किए गए दूरी को चाल कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ये क्या है? एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है या किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अब हम और दो चीज़ें देख लेते हैं, प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v। इसके बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा, ये क्या होता है। ये हमारे यहाँ से जो है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यदि कोई कार विरामावस्था में है तो वह अगले 20 सेकंड बाद 10 मीटर प्रति सेकंड से गति प्राप्त करती है, उसके प्रारंभिक और अंतिम वेग बताइए। देखिए प्रश्न कम और समझिएगा इसको। देखिए जब कोई कार विरामावस्था में है, जब कोई कार विरामावस्था में होगी तो उसका प्रारंभिक वेग जो है हमेशा कितना होगा? 0। मैं यही समझाना चाहता हूँ और इसीलिए क्वेश्चन दिया है। लेकिन जब वो अगले 20 सेकंड में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेगी या प्रति सेकंड की स्पीड, जो भी स्पीड पकड़ लेगी, वो उसकी क्या हो जाएगी? वो उसकी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग अर्थात v। वो कितना हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात जब कोई कार विरामावस्था में है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा,
लेकिन अगर वो किसी चाल से चलती है तो उसका अंतिम वेग होगा जैसे 10 मीटर प्रति सेकंड इस प्रश्न के हिसाब से। ऐसे अगला देखते हैं, यदि कोई कार 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली जा रही है। अब ये तो बताया नहीं, इसमें रेस्ट में थी। अब क्या होती है, कुछ समय बाद वह विरामावस्था में आ जाती है, तो उसका प्रारंभिक वेग अंतिम वेग बताइए। देखिए, जब कोई चलती जा रही थी तो उसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन कुछ समय बाद वह विरामावस्था में आ जाती है, लेकिन कुछ समय बाद जब आ जाती है विरामावस्था में तो उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमको जो है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी अर्थात प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों याद रखने हैं, समझने हैं दोनों किस प्रकार से होते हैं। जब कोई कार जो है, कोई पिंड जो है विरामावस्था से चल रहा है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा और अंतिम वेग जो भी स्पीड से वो चल रही होगी वो होगा। जब कोई जो है कार चलती जा रही है तो वो उसका प्रारंभिक वेग होगा, और उस पर अगर मंदक कार्य कर रहा है तो उस कुछ समय बाद वो रुक जाती है तो उसका वेग वो अंतिम वेग होगा। क्योंकि ये जो हम जब अगला टॉपिक पढ़ेंगे त्वरण अर्थात एक्सीलरेशन, उसमें ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। औसत वेग क्या होता है, औसत वेग होता है u प्लस वी बाई 2 अर्थात u प्लस वी बाई 2 अर्थात प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, ये क्या कहलाता है, औसत वेग। प्रश्न देख लेते हैं, एक कार 200 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, उसकी चाल बताइए। तो हम जानते हैं फार्मूला लगा देंगे 200/5 540 किलोमीटर पर आवर, अर्थात चाल क्या फार्मूला है, फार्मूला भी लिखते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। एक कार 100 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तथा द्वितीय 100 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करती है, उसका वेग क्या होगा, औसत वेग। तो देखिए पहले जो है 100 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में, अगले 100 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में। तो हम जानते हैं टोटल एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी बटे कुल टाइम टेकन बाई बॉडी। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गई 100 + 100 और टोटल टाइम कितना हो गया 2 आवर + 6 आवर अर्थात 8 आवर। तो 200/8 डिवाइड कर देंगे 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।